हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम टू टाइम अच्छे लेक्चर्स डिफरेंट टॉपिक्स पर लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो लोग भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या डिफरेंट है। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रिवीजन भी करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का और याद करने का एकमात्र तरीका होता है रिवीजन। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पुराने करंट अफेयर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में, उनको हम फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज़ भी कराते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप यहाँ पर एक फ़ीडबैक देख सकते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स का फ़ीडबैक है हमारे चैनल के रिगार्डिंग। तो आप कम से कम 10 दिन का ट्रायल हमें देकर ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपका जो स्कोर है करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपके पेपर्स में वो इम्प्रूव होता जाएगा। जो पकड़ है आपकी इस सब्जेक्ट पर वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज़ करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 कंक्लूड हो गया है और इसमें वुमेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर थी इस साल एलेना राइबकिना। मैंने आपको बताया था कि देश इनका ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से देश से बिलोंग करती हैं ये, तो ये कजाकिस्तान से हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया था किसको, आरियाना सबलेंका को। आरियाना सबलेंका कौन से देश की प्लेयर हैं, बेलारूस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है और छारी ठांड ये गुजरात में है, इसको रामसर आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया, जिससे भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है, तो 98। ठीक है, 98 और 97 ये दोनों साइट से, 96 और 95 कौन सी साइट हैं ये हमने कल चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 हमने कब मनाया, तो 2 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यानी कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो हमारी रैंक इसमें 32 है। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन और जापान। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है, तो ये योजना है गुजरात राज्य की। अगला है, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है, तो हरियाणा की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने हराया इंडियन रेलवे की टीम को। कांस्य पदक मिला था हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की टीम को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता कर लिया है, तो इन्होंने रशिया की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है और मिलकर अब ये प्रोड्यूस करेंगे सुपरजेट 100 विमान को इंडिया के अंदर। ठीक है, अगला है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी जिसका नाम है नारवाल, इसका सफल समुद्री परीक्षण कर लिया है, तो ये किस देश की पनडुब्बी है, आंसर है ताइवान। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है पैमाना। यहाँ पर पैमाना का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला इन्फ्लेटेबल यानी फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष हैब किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो आकाश लब्धि ये जो स्टार्टअप है ये लॉन्च करेगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है USDU। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमने कल हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत को क्या स्थान मिला है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 154 कंट्रीज इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 16वीं। ठीक है, हम यहाँ पर 16वें स्थान पर थे। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। कौन इसको रिलीज करता है, तो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन। ये सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है, यानी इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है नैतिक शासन, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व और चौथा है वैश्विक जवाबदेही। ठीक है, भारत 0.5515 के उत्तरदायित्व स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है। आपको स्कोर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको रैंक याद रखनी है। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से थे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। प्रमुख देशों की रैंकिंग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंक यहाँ पर 66 है, चीन की रैंक है 68 और आखिरी स्थान यहाँ पर मिला है सीरिया देश को, इसकी रैंक है 153। ठीक है, तो सीरिया जैसे देश जो हैं वो आखिरी स्थान पर यहाँ पर आते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, तो सिंगापुर। इंडिया की रैंक 16 है और देखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यूएसए और चीन जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी हमारी रैंक से पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारी रैंक यहाँ पर है 16th। फाइन। इसके अलावा बहुत बार हमने बात करी है कि टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ कौन सी हैं पूरी दुनिया की। तो पहले स्थान पर यहाँ पर आता है यूएसए, दूसरे स्थान पर आता है चाइना, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर पहले जापान आता था लेकिन अब इंडिया ने जापान को पछाड़ दिया है और अब 4th रैंक पर इंडिया आने लगा है और 5th पर जापान। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है, इसलिए आपको इकोनॉमीज़ का थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स का पोर्शन है। ठीक है, चलिए हम थोड़े से महत्वपूर्ण सूचकांक एक बार देख लेते हैं। कुछ जो भी सूचकांक रिलीज होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये भी बात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। Q1 का जो इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, वो रिलीज हो गया है और इसमें हमारी रैंक है 80, पहला स्थान मिला है सिंगापुर देश को। एशिया विनिर्माण सूचकांक में हमारी रैंक है 6वीं और पहला स्थान मिला है चीन को। नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 जो रिलीज हुआ उसमें हमारे तरफ से जो शहर फीचर हुआ है वो है मैंगलुरु, कर्नाटका में है और इसकी रैंक है 46। ठीक है, पहला स्थान मिला किंगदाओ शहर को जो कि चीन में है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हमारी रैंक है 52, पहले स्थान पर है नीदरलैंड। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में हमारी रैंक है 23, पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में हमारी रैंक है 131, पहला स्थान मिला आइसलैंड को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमारी रैंक है 118 और पहले स्थान पर है फिनलैंड। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में हमारी रैंक है 25 और पहला स्थान मिला अमेरिका को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक है 151, पहला स्थान पर है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारी रैंक है 14 और पहले स्थान पर है बुर्किना फासो। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक में हमारी रैंक है 155 और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कुछ 2025 और 26 के इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, इसमें इंडिया की रैंक याद रखिएगा और पहले स्थान पर कौन सा देश है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितना प्रतिशत अब कर दिया है। तो जो इंडिया US ट्रेड डील साइन हुआ है फरवरी 2026 में, उसके अंतर्गत अब जो भी इंडिया के गुड्स हैं उन पर US ने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया है। पहले ये टैरिफ 25% हुआ करता था लेकिन अब ये वैल्यू घट कर हो गई है 18%। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हाल ही में हुआ है। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पारस्परिक टैरिफ यानी आयात शुल्क को पिछले 25% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं रूस के साथ तेल व्यापार के चलते लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ में 32% की राहत मिली है जो पहले 50% था। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा याद में रखना है कि पहले हमारे टैरिफ जो लगता था इंडियन गुड्स पर वो 25% था US के द्वारा, लेकिन अब ये घट कर कितना हो गया है 18%। ठीक है, US के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं। US ने हाल ही में अनाउंस किया जनवरी 2026 में कि ये अपने आप को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे, मतलब जिसमें अभी ये मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे। और रीज़न इन्होंने क्या बताया कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो US के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडी
जहाँ से यूएस ने अभी हाल ही में अपने आप को विड्रॉ किया वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने WHO को क्विट कर दिया है। इसके अलावा जैसे हमारा जो वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भी ये विड्रॉ करेंगे। इस तरह की जो फेमस 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे यूएस अपने आप को बाहर करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए इजराइल ने भी सेम डिसीजन लिया था अभी जनवरी में, और इजराइल ने डिसाइड किया है कि वो 7 यूनाइटेड नेशन की बॉडीज से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है? तो दलाई लामा जी को हाल ही में इनका फर्स्ट ग्रैमी मिल गया एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2026। इनकी किस एल्बम के लिए? तो आंसर हो जाएगा मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को ये पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले। उन्हें भारत से 13वीं बार ग्रैमी के लिए नामांकन मिला, ठीक है। ये खास बात है। इस साल के ग्रैमी अवार्ड्स में 2 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इसमें बेस्ट एल्बम कवर और बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम शामिल हैं। बेस्ट कंट्री एल्बम कैटेगरी का नाम बदलकर बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला जो आपका पॉइंट है सारे याद रखिएगा कि इसमें 2 नई कैटेगरी इस साल जोड़ दी गई हैं, और साथ ही जो बेस्ट कंट्री एल्बम कैटेगरी थी इसका नाम बदलकर रख दिया गया बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आइए विनर्स को एक बार देख लेते हैं। तो ग्रैमी 2026 के ये प्रमुख विजेताओं की सूची है, आइए देखते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर मिला बैड बनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड केंड्रिक लैमर और एसजे को। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला बिली एलिश को। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला लोला यंग को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए अवार्ड मिला लेडी गागा को। बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम साबित हुई जैली रोल, ये अवार्ड इनको दिया गया। इसके अलावा बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला ओलिविया डीन को। बेस्ट म्यूजिका अर्बाना एल्बम का अवार्ड मिला बैड बनी को। बेस्ट रैप एल्बम साबित हुई केंड्रिक लैमर। बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग के लिए लेडी गागा को अवार्ड मिला। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला क्लिप्स को। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस थी क्रिस स्टैब लेटन की। बेस्ट रैप सॉन्ग था केंड्रिक लैमर की। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस था यंग ब्लड का, और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है बैड बनी को, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी है वो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दलाई लामा जी को ये अवार्ड दिया गया है, फाइन। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स होता है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाने वाला एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो जालंधर में जो आदमपुर एयरपोर्ट था इसका नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बदलकर अब रख दिया है श्री गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिया गया। उड़ान 5.0 योजना के तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब के दोआबा क्षेत्र में लोकेटेड है, ठीक है। आदमपुर हवाई अड्डे के नामकरण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुधियाना जिले के हलवारा हवाई अड्डे पर नवनिर्मित सिविल टर्मिनल का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन भी किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, श्री गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर अब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम पड़ेगा, ठीक है। पिछले दिनों इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो उत्तर प्रदेश का गवर्नर आवास है, यानी कि जो गवर्नर रेजिडेंस होता है जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, अब तक उसका नाम था राजभवन, लेकिन अब इसका नाम भी पलटकर रख दिया गया है जन भवन, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि यूपी का जो गवर्नर रेजिडेंस है उसका नया नाम क्या पड़ गया है, तो उसका नाम है जन भवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये इंडिया का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है। इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है नावी मुंबई में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना नवी मुंबई के तलोजा में हो रही है। इसे महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने स्थापित किया है। उद्देश्य है कानून शिक्षा और कोर्ट प्रैक्टिस के बीच की दूरी को कम करके वकालत पेशे को मजबूत करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नावी मुंबई।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सब जानते होंगे। इनको एक कौन सा इंपॉर्टेंट टाइटल मिला है? ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक आर्टिकल को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पॉलिटी के सेगमेंट में। और ये कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया है कि किसने कहा है, तो याद रखिएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, ठीक है। क्या था आर्टिकल नंबर 32 में? ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान को ये फील होता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, तो वो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। एनीवे, पॉलिटिक्स में बहुत अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? 2026 का जो प्रो रेसलिंग लीग का टाइटल है, इसके लिए इस साल विनर है हरियाणा थंडर्स, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा थंडर ने फाइनल्स में हराया था दिल्ली दंगल वॉरियर्स को, और इसी के साथ प्रो रेसलिंग लीग का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया 2026 का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हुए टुरान बायरामोव, ये दिल्ली दंगल वॉरियर्स को बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रही नेहा सांगवान, हरियाणा थंडर से हैं ये। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो नोएडा इंडोर स्टेडियम में, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरियाणा थंडर्स। याद रखिएगा इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है? तो दिल्ली दंगल के वॉरियर्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? यूनियन बजट 2026 और 27 में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किस लिए? ताकि जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है। इसके लिए लॉन्च किया गया है शी मार्ट्स नाम का इनिशिएटिव, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह, इनकी ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। बजट में शिक्षा और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक लड़कियों का छात्रावास स्थापित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शी मार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद के शहर में आयोजित की गई है। ये सेकेंड एडिशन था इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का, और ये मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। 10 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो भारत और अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी, और अब एक दशक के बाद दूसरी बैठक नई दिल्ली में हो रही है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई। इसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और अरब लीग के महासचिव ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये सेकेंड एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। पहला कहाँ पर हुआ था? बहरीन देश में, ठीक है। यहाँ पर हमने अरब की बात की, तो कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था फीफा अरब कप के बारे में। ये दिसंबर 2025 का आपका करंट अफेयर्स है। फीफा अरब कप कहाँ पर हुआ था? तो ये इवेंट हुआ था कतर में। विनिंग टीम इसमें कौन सी थी? ये याद रखिएगा। तो इसमें विनिंग टीम थी मोरक्को, ठीक है। मोरक्को ने इस कप को जीता था 2025 में दिसंबर मंथ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो 39th एडिशन जो है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का, ये वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च कर दिया है। कहाँ से? आंसर हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ यहाँ पर मेला साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो 39th एडिशन था ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का। इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 1 फरवरी को। अवधि यानी कब से कब तक चलेगा? तो 1 से लेकर 15 फरवरी तक। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। भागीदार देश जरूर याद रखिएगा कि इसमें भागीदार देश कौन है? मिस्र, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें थीम राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और मेघालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? तो स्थानीय से वैश्विक, यानी कि लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरियाणा के फरीदाबाद में ये जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी की। तो ये हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
तो पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पद उन्हें छोड़ना पड़ा, जिसको फुलफिल किया है आचार्य देवव्रत ने। ये ऑलरेडी गुजरात राज्य के गवर्नर है। ये सारी बात हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाली बात क्या है कि महाराष्ट्र के अभी तक डेप्यूटी सीएम यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर अजीत पवार। लेकिन हाल ही में इनकी दुखद मृत्यु हुई एक प्लेन क्रैश के दौरान, जिसके बाद नए डिप्यूटी सीएम महाराष्ट्र राज्य में अब बन गई हैं सुनेत्रा पवार, ठीक है। खास बात क्या है कि सुनेत्रा पवार इसी के साथ फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम बनी है महाराष्ट्र राज्य की, ठीक है। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2026 में, इसमें मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? आंसर है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। तो पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्काराज। इन्होंने फाइनल्स में हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया देश के प्लेयर हैं। याद रखिएगा ये 114वां संस्करण था ऑस्ट्रेलियन ओपन का। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया। इसी के साथ कार्लोस अल्काराज मात्र 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम सभी 4 प्रमुख खिताब यानी ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। देश याद रखिएगा, जानिक सिनर कौन से देश से हैं? इटली से। एक बार रिवाइज कर लिया करिए। राफेल नडाल जो हैं ये कौन से देश के प्लेयर हैं? तो ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया देश के प्लेयर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे चरण की शुरुआत किस समूह ने कर दी है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ऑपरेशन हैरोफ का जो सेकेंड फेज है, इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में अपने ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे चरण, जिसका नाम रखा ऑपरेशन हैरोफ 2.0, इसकी शुरुआत कर दी है। इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं को निशाना बनाना, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कौन सा एक इवेंट होस्ट करेगा 2027 में? याद रखिएगा, जो पाकिस्तान है ये एससीओ समिट को होस्ट करेगा 2027 में, ठीक है। 2026 में अगर हम बात करेंगे तो एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा देश होस्ट है? तो ये है किर्गिस्तान, ठीक है। और 2025 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चाइना ने होस्ट किया था एससीओ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक ये 10 दिन का जो सरस मेला था, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये 10 दिन का सरस मेला है जो 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 10 दिन का ये सरस मेला जो है, इसका आयोजन जम्मू के कला केंद्र में किया जा रहा है। इसके आयोजक कौन है? तो इस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। सिंपली आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि सरस मेला कहाँ पर मनाया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। हमने इनको समझ लिया है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। आई रियली होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस आपको देते हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कॉमेंट में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब यहाँ पर किस टीम ने जीता है? दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद किस शहर में आयोजित हुई है? और तीसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर लिखना होगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनकेस कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.